हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ईवीएस स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है एसिड एंड बेस यानी अम्ल और क्षार। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले अम्ल यानी एसिड। एसिड जो है स्वाद में क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। खट्टा खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पत्र को जो है लाल में बदल देता है। इसका जो जलीय विलयन है उसमें जो है H प्लस आयन देता है। एसिड जो शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ जो है खट्टा होता है। प्रबल अम्ल, तो सबसे पहले प्रबल अम्ल क्या होता है? विलयन में अगर H प्लस की आयन सबसे अधिक मात्रा में हो तो उसे प्रबल बोलेंगे। अगर H प्लस आयन जो है कम मात्रा में हो तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल के जो उदाहरण है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक। उसी प्रकार दुर्बल अम्ल का जो एग्जाम्पल है वो है CH3COOH। फिर लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल क्या होता है? जिनमें अधिक अम्ल की मात्रा होती है और जल जो है कम मात्रा में यानी अल्प मात्रा में होती है, तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम हो यानी अल्प हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार तनु अम्ल जो है जिसमें अम्ल की मात्रा जो है कम होती है और जल की मात्रा जो है अधिक होती है, तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। अगर अर्हेनियस के नियम के अनुसार देखें तो अम्ल जो है जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। उसी प्रकार जो भस्म है वो जल में घुलकर OH माइनस देता है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड में है क्षारक यानी बेस। बेस जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जो है लाल लिटमस को नीला में बदल देते। अम्ल जो है नीले को लाल में बदलता है और क्षारक जो है लाल को नीले में बदलता है। इस जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। प्रबल क्षारक क्या है? तो जब OH माइनस अधिक मात्रा में होगा तो उसे प्रबल क्षारक कहेंगे। अगर OH माइनस जो है कम मात्रा में हो तो उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। प्रबल क्षारक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक जो है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार क्षारक जो है जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं।
जैसे एग्जांपल देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लवण किससे कहते हैं? तो अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षारक को मिलाने से या परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। उदाहरण देखें, NaCl और KCl जो है लवण यानी सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जो है एक प्रकार के लवण। सूचक क्या होता है? सूचक जो है किसी दिए गए विलयन में अम्लीयता क्षारक की उपस्थिति दर्शाती है। इनका रंग, गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड में है सूचक के प्रकार। सूचक जो है, सबसे पहला जो सूचक है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जो है क्या होता है? ये पौधे में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी, ये सब जो है प्राकृतिक सूचक। उसी प्रकार कृत्रिम या संश्लेषित सूचक क्या है? तो ये रासायनिक पदार्थ है, जैसे हमें मेथिल ऑरेंज, फिनालफ्थैलिन। उसी प्रकार है तीसरा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? तो इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जैसे में प्याज है, लौंग तेल है, ये सभी जो है गंधीय सूचक में आते हैं। अगला देखें प्राकृतिक सूचक जो है, पहला है लिटमस। अम्ल लाल कर देता है। उसी प्रकार क्षार जो है रंग या गंध में परिवर्तन होने के बाद नीला बदल जाता है। लाल पत्ता गोभी जो है अम्ल में लाल हो जाता है, क्षार में हरा हो जाता है। हल्दी जो है अम्ल में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षार में क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। हाइड्रेंजिया के जो फूल का रस है वो अम्ल में नीला हो जाता है और क्षार में गुलाबी हो जाता है। कृत्रिम सूचक में देखें तो फिनालफ्थैलिन जो है वो अम्ल में रंगीन हो जाएगा, उसी प्रकार क्षार में गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज जो है रंग में अम्ल में लाल हो जाता है, क्षार में पीला हो जाता है। गंधीय सूचक में देखें तो जो प्याज का जो रस है वो अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध देता है, उसी प्रकार क्षार के साथ कोई गंध नहीं देता है। वेनिला जो है अम्ल के साथ समान गंध रहती है और क्षार के साथ कोई गंध नहीं होती। लौंग का जो तेल है अम्ल के साथ समान गंध रहती है और क्षार के साथ कोई गंध नहीं होती है। अगला पॉइंट है अम्ल और क्षार के जो रासायनिक गुण है। धातु की अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ कराई जाए तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। अगर धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराए तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे में देखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक से कराएं तो जिंक क्लोराइड यानी लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है।
उसी प्रकार धातु की अपक्रिया जो है क्षार से कराएं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे में देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब अपक्रिया जिंक से कराएं तो सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है या बनता है। अगला पॉइंट है तो पाप टेस्ट क्या है। तो पाप टेस्ट जो है हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को जो है हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अपक्रिया। अगर धातु बाइकार्बोनेट या धातु कार्बोनेट की अपक्रिया जो है अम्ल के साथ कराएं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो अपक्रिया है सोडियम कार्बोनेट के साथ कराने पर सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ में जल बनता है। उसी प्रकार अम्ल की अपक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराएं तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जल बनता है। एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट से अपक्रिया करके लवण NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में जल बनता है। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ जो है क्षार अपक्रिया नहीं करता है। अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट है चूने के पानी का पाप टेस्ट। चूने का पानी का जो टेस्ट है वो कैसे किया जाता है। तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है को अगर चूने के पानी में प्रवाहित कर दे तो उसका जो रंग हो जाता है, पानी का जो रंग हो जाता है वो दुधिया हो जाता है। एग्जाम्पल देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है अगर कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कर ले तो कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जल बनता है। उसी प्रकार अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दे तो फिर से जो है जल में घुलनशील यानी कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट है अम्ल एवं क्षार की परस्पर अपक्रिया। अगर अम्ल और क्षार की अपक्रिया करें तो लवण और जल बनता है। उसी प्रकार उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है। तो जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। आसान भाषा में बोले तो अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराने से लवण और जल बनता है, उसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएं तो NaCl यानी लवण और H2O यानी जल बनता है। उसी प्रकार देखें अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक से अपक्रिया करेगा तो अम्लीय लवण और साथ में जल बनेगा। दूसरा पॉइंट देखें तो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा,
क्षारीय लवण प्लस जल बनेगा। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट देखें, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक यानी दोनों प्रबल, तो क्या बनेगा, उदासीन लवण या जल बनेगा। अगर फोर्थ पॉइंट देखें, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया कराएं तो उदासीन लवण और साथ में जल बनता है। अगला पॉइंट देखें, तो अगला पॉइंट है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्ल की अगर अभिक्रिया जो है धात्विक ऑक्साइड के साथ कराए तो लवण प्लस जल बनता है, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराए तो क्यूप्रिक क्लोराइड और साथ में जल बनता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, नीला रंग का हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो होती है वो क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण देखें, क्यूप्रिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला पॉइंट देखें, अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अगर अभिक्रिया कराएं तो अधात्विक ऑक्साइड जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनता है। एग्जाम्पल देखें, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो कैल्शियम कार्बोनेट साथ में जल बनता है। अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है अम्लीय तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अगला पॉइंट है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। तो पहला पॉइंट है जल की उपस्थिति में अम्ल जो है H+ आयन उत्पन्न करता है, यानी H+ आयन H3O+ हाइड्रोजनी आयन के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखें, H+ और H2O की अभिक्रिया कराएं तो H3O+ बनता है। उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ कराएं तो H3O+ प्लस Cl- बनता है। जल की उपस्थिति में जो क्षारक होता है वो OH- आयन उत्पन्न करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर जल मिला दें तो सोडियम प्लस में और OH जो है माइनस में टूट जाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अगर जल मिला दें तो मैग्नीशियम का पावर 2+ OH का पावर माइनस बनता है। सभी क्षारक जल में क्या होता है, घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक जो है जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक जो है क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षार जो है क्या होते हैं, क्षारक, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्खलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। जल को अम्ल में डालने से मिश्रण अस्खलित होकर बाहर आ सकता है या स्थानीय ताप के कारण कांच का जो है पात्र टूट सकता है। अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट है अम्ल की अभिक्रिया अगर धातु के साथ कराएं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। उसी प्रकार अम्ल की अभिक्रिया जब धात्विक ऑक्साइड के साथ कराएं
तो लवण और जल बनता है। इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराए तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। उसी प्रकार अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराए तो लवण और जल बनता है। उसी प्रकार अम्ल की अभिक्रिया अगर धातु कार्बोनेट के साथ कराए तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अगला पॉइंट देखें तो अगर क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ कराए तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्षारक की अभिक्रिया अगर अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराए तो लवण और जल बनता है। यह जो है अम्लीय होती है। क्षारक की अभिक्रिया अगर धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराए तो इसमें अभिक्रिया नहीं करती। क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराए तो लवण और जल बनता है। क्षारक की अभिक्रिया जो है धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अगला पॉइंट है अम्लों व क्षारकों में समानता। सभी अम्ल जो है H+ आयन उत्पन्न करते हैं। सभी जो क्षारक है OH- आयन उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार आगे देखें, जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुयुक्त हो जाते हैं। जल में मिलने पर आयन का सांद्रण जो है H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। अगला पॉइंट है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता को जांचने के लिए उसके द्वारा जो उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक जो है अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करती है। पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है जो बीच में होता है उससे 7 कहते हैं, जिसका नाम होता है उदासीन विलयन। जब 7 से कम हो तो उसे अम्लीय विलयन कहते हैं। अगर 7 से अधिक हो तो उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में P है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। अगर pH 7 के बराबर हो तो उदासीन, pH जो है 7 से कम हो तो अम्लीय, pH जो है 7 से अधिक हो तो क्षारीय। यह स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला पॉइंट देखें, यह स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर वहीं H+ आयन अधिक मात्रा में हो तो प्रबल अम्ल, कम मात्रा में हो तो दुर्बल अम्ल। OH- अधिक मात्रा में हो तो प्रबल क्षार, अगर कम मात्रा में हो तो दुर्बल क्षार। H+ आयन की जो सांद्रता में वृद्धि कब होगी? जब उदासीन से कम होगी, और जब उदासीन से कम होगी तो अम्लीय प्रकृति जो है बढ़ती जाती है। अगर उदासीन के
बाद जाए तो H+ आयन की सांद्रता में कमी होती है। उसी प्रकार क्षारक की जो प्रकृति है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है वो क्या है, तो पौधों एवं पशु पीएच के प्रति जो है क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 सेमी से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। मिट्टी का पीएच जो है, अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट क्या चाहिए, पीएच परास चाहिए। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा उदर में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर जो है अधिक मात्रा में क्या कर देता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में यानी जो पेट है उसमें जलन या दर्द का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। एंटासिड क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसी प्रकार पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, तो मुंह के पीएच का मान जो है 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ शुरू हो जाता है। दांत का इनामेल जो है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। दांतों का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, इनामेल। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी की डंक एक अम्लीय छोड़ती है, एक अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण जो है दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटर के डंक वाले बाल मेथोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। लवणों का पीएच देखें तो प्रबल और प्रबल क्षारक जो है उदासीन लवण, जिसका पीएच जो है 7 होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया कराए तो अम्लीय लवण बनता है, जिसका पीएच 7 से कम होता है। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया कराए तो क्षारकीय लवण बनता है, जिसका पीएच 7 से अधिक होता है। अगला पॉइंट है साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से जो रसायन बनता है, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला है NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, धोने का सोडा Na2CO10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, हाफ H2O, हाफ
H2। आगे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जो है वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो टूट कर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर झाड़ प्रक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, NaCl प्लस H2O जल के साथ कराने पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, फिर हाइड्रोजन गैस बना। एनोड पर जो होता है क्लोरीन गैस जो है एनोड पर होता है, हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पर होता है। कैथोड के पास जो होता है NaOH विलयन बनता है। NaOH विलयन के पास होता है कैथोड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देखें तो हाइड्रोजन ईंधन मार्गरीन होता है। हाइड्रोजन का जो उपयोग होता है ईंधन मार्गरीन में। Cl2 का जो उपयोग है जल के स्वच्छता में, PVC में, CFC में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो उपयोग है वो है इस्पात की सफाई में, औषधियाँ बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो उपयोग है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन, कागज बनाने के लिए। विरंजक चूर्ण जो है घरेलू विरंजक, वस्त्र विरंजक के लिए उपयोग होता है। अगला पॉइंट देखिए विरंजक चूर्ण, इसे शुष्क बुझे हुए चूना भी कहा जाता है। इसका जो सूत्र है CaOH होल ट्वाइस। पर अगर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, शुष्क बुझे हुए चूना पर अगर क्लोरीन की क्रिया करा दे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। उसी प्रकार एग्जाम्पल देखें, CaOH होल ट्वाइस को अगर क्लोरीन की क्रिया करा दे तो CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण प्लस जल बनता। इसका जो उपयोग है वस्त्र उद्योग में, सूती व लिनेन के विरंजक के लिए, साथ में कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो सूत्र है NaHCO3। बेकिंग सोडा जो है एक दुर्बल और झाड़क है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें जो है निम्न अपक्रिया होती है जो है Na2CO3 H2O साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट देखें, बेकिंग सोडा का जो उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल मिलाने से बेकिंग पाउडर बनता है। इस अपक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। यह एंटासिड का एक संगठन है। इसका उपयोग जो है सोडा अम्ल या अग्निक शामक में भी किया जाता है। अगला है धोने का सोडा Na2CO3 10H2O।
सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीयकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। अगर सोडियम कार्बोनेट को NaHCO3 को पुनः क्रिस्टलीयकरण से क्या बनता है, धोने का सोडा बनता है। यह एक क्षारकीय लवण है। इसका जो उपयोग है कांच बनाने में, साबुन, कागज, इस सब के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। जल की स्थायी जो कठोरता होती है उसको हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कब बनेगा, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाए, पर यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। यह सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। इसका जो उपयोग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टरी टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकनी बनाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट देखें, तो अगला पॉइंट देखें तो जो संतरा है, संतरा है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में सबसे मेन है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चाय में जो है टैनिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार चींटी के जो डंक है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन C जो है उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल पित्त जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सेब जो है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जितना भी नोटिफिकेशन आएगी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।